हेलो दोस्तों, मैं जवाहर कुमार आप लोगों को तहे दिल से नमन करता हूं और जवाहर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। कल 12th का होने वाला पॉलिटिकल एग्जाम का मैं बीबीआई क्वेश्चन बोर्ड मॉडल प्रश्न जो कि कल हो सकता है कि इसमें से 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं और 20 क्वेश्चन में से लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आने वाली है, जो हम एक अलग तरीका से आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखा हूं। जो आप देखिएगा, इसको मेन टॉपिक जो है, इसका मेन टॉपिक हमने निकाल निकाल कर लिया है। चलिए हम वीडियो को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, सूचना का अधिकार कानून हमेशा पूछते आ रहा है और ये जो है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और छात्रों के लिए खास करके सबसे ज्यादा प्रचलित है। और सूचना का अधिकार कानून जो है जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1990 में इसका शुरुआत हुआ था, मांग किया गया था 1990 में। कितना? 1990 में। और 1 जून 2000 को 1 जून 2005 में इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया। मंजूरी का मतलब होता है छोटो कि इसको इजाजत मिल गई कि हाँ, अब इसको सूचना का अधिकार कानून होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सबसे ज्यादा नुकसान किसान को होती थी, छात्र को होता था और मजदूर को होता था। क्योंकि सूचना के अधिकार से ही पता चलता था कि हाँ, किसको कितना वेतन मिलेगा, किसको क्या मिलने वाला है, किसको क्या लाभ होने वाला है, उस सूचना से भी पता चलेगा, न्यूज से भी पता चलेगा। जो कानून जो है हमारे 2005 में राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दिया। बहुत लंबे संघर्ष के बाद लगभग 15 वर्ष में इसका मंजूरी मिला था। तो आपका मेन टॉपिक इस क्वेश्चन से अगर निकाला जाए तो जन आंदोलन, किसान, छात्र, मजदूर और 1990 में शुरुआत किया गया और 1 जून 2005 में राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया। अभी आप इतना लिख, अगर आपको याद हो जाता है, आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं, तो इसमें आप 10 से 12 लाइन, 14 लाइन, 5 नंबर के पूछे, 2 नंबर के पूछे, आराम से इसको बना सकते हैं अपने भाषा में। क्योंकि देखो, साइंस नहीं है, साइंस का कोई चैप्टर नहीं है जिसको आप मतलब जो थ्योरम है इसका मेन टॉपिक पकड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट। चलो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं भाषा नीति। भाषा नीति तो जैसे आपको नाम से पता चलता है, भाषा नीति का मतलब हो गया कि भाषा कोई भी देश का, कोई भी राज्य का, कोई भी गांव का, कोई भी जिला का भाषा को भाषा नीति के नाम से प्रचलित है। जैसे कि हम लोग भारत में है तो भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो गया। उसके बाद हम लोग बिहार में है तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन आम लोग की बोलचाल की भाषा जो है हम लोगों का भोजपुरी है। तो वही कहने का मतलब है छोटो कि भाषा नीति का मतलब है राज्य की परिचय भाषा। जैसे हम लोगों का परिचित भाषा कैसी है? भोजपुरी है। और इसको चार्ल्स बोर्ड ने 1854 ईस्वी में तैयार किया, भाषा नीति को तैयार किया। और इसी के भाषा नीति के तहत कोलकाता, मुंबई, ये सब में महाविश्वविद्यालय, जो बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ। चार्ल्स बोर्ड के लिए पहले इसको भाषा नीति को तैयार किया। तो मेन टॉपिक आपको याद क्या रखना है? याद यह रखना है कि राष्ट्रपति परिचय भाषा से भी रिलेटेड है। मतलब कोई भी देश का, कोई भी राज्य का एक रूल होता है, एक भाषा होता है। उस भाषा को हम भाषा नीति के नाम से जानते हैं। 1854 ईस्वी में चार्ल्स बोर्ड ने भाषा नीति को तैयार किया था और इसके बाद ही बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय खुलना आरंभ हो गया हर सभी जगह। चलो, इसके बाद हम देखते हैं विविधता में एकता। विविधता में एकता का मतलब क्या है? तो विविधता में एकता का मतलब होता है कि हम भले अलग हो, कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों में एकता होनी चाहिए। जैसे एकता में हमेशा याद रखना कि एकता में ही बल होते हैं। जैसे जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज अलग है,
लेकिन एकता होनी चाहिए। एकता, भले हम किसी और धर्म के हैं, किसी और जात के हैं, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि हम किसी और धर्म, किसी और जात, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम भारत में हैं, हम सब भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मुस्लिम हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको सबको मिल के रहना चाहिए। उसी को बोलते हैं विविधता। विविधता का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न के लोग। विविधता का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न जाति, धर्म, भाषा सभी के अलग अलग हो, लेकिन उसका मेन टॉपिक जो होता है सब लोग साथ। एकता का मतलब होता है साथ, एकजुट मिलकर रहना। तो जाति, भाषा, धर्म, रीति रिवाज कोई भी चीज हो, लेकिन अगर हम मिलकर रह रहे हैं उसी को बोलेंगे विविधता में एकता। उसके बाद है शिक्षा सूची। ये क्वेश्चन ऐसे तो माना जाए तो मतलब बहुत आसान है, छोटा सा है। तो शिक्षा सूची जो भी शिक्षा विभाग होता है उसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब राज्य सूची का मतलब होता है कि उसको राज्य के तहत, राज्य सरकार के तहत, जैसे कि बिहार है तो बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। हर राज्य के लिए हर मतलब हर विभाग का एक सूची होता है। शिक्षा सूची को राज्य सूची के अंतर्गत इसी प्रकार रखा जाता है। उसके बाद अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद क्या है? तो अयोध्या मंदिर अभी आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा प्रचलित हो रहा है राम मंदिर हो रहा है। क्यों? क्योंकि राम मंदिर जो है ना बाबरी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया है। बाबरी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया है। क्यों? क्योंकि राम मंदिर, राम का जो रामायण जो लिखा गया है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। और बाबरी मस्जिद मुगल काल में इसको बनाया गया है। अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, मतलब सब मुगल कालीन के समय बनाया गया है। और इससे पहले राम जी का वहां पे जन्म हुआ था, जो कि हम लोग रामचरित्र मानस में लिखा गया है। इसीलिए वहां के लोग ने विवाद किया कि वहां पे मस्जिद नहीं, राम मंदिर होनी चाहिए, क्योंकि राम जी का जन्म हुआ था। तो वहां पे इसीलिए उस बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण किया गया। और उसके लिए बहुत बड़ा विवाद हुआ था। लगभग 1992 से विवाद होते होते जाकर 2015 में इसको पारित किया गया, विवाद को खत्म हुआ, तब जाके हमारा राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे 22 जनवरी को उद्घाटन भी हो गया, जो कि आप लोगों को अच्छा से पता होगा राम मंदिर के बारे में। चलिए इसके बाद आगे है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा नाम से ही पता चलता है, ग्राम सभा नाम से ही पता चलता है। ग्राम का मतलब होता है गांव और सभा का मतलब होता है मतलब वहां के समूह। तो ग्राम का मतलब होता है गांव और सभा का मतलब होता है समूह। तो किसी गांव या पंचायत, चाहे किसी गांव का हो या पंचायत का हो, चुनाव गांव के समूह का वोट, मतलब पूरा गांव, जो मान लो कि कोई गांव है, उस गांव में जितने भी लोग हैं उस समूह में एक साथ मिलकर किसी को वोट करते हैं, उसी को ग्राम सभा कहते हैं। वहां पे एक केंद्र होती है और वहां पे वोटिंग किया जाता है। वहां के मुखिया, सरपंच सभी को बनाया जाता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं समानता या मौलिक अधिकार या मानव अधिकार। देखो समानता का मतलब होता है जो सबके लिए समानता का मतलब होता है समानता। समानता का मतलब ये होता है कि जो कि सबके लिए समान हो। मौलिक का भी मतलब होता है जो सबके लिए समान हो, सभी लोग के अधिकार हो, या मानव भी हो। तो मानव का भी मतलब होता है पूरा मानव का अधिकार। तो समानता या मौलिक या मानव, ये तीन तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा और ये तीनों में से एक टॉपिक तो पक्का देने वाला है, चाहे समानता करके पूछे या मौलिक करके पूछे या मानव अधिकार करके पूछेगा तो एक पक्का। अब इसको लिखना क्या है? तो मानव की स्वतंत्रता। मानव की स्वतंत्रता का मतलब हो गया छात्र है तो उसकी स्वतंत्रता चाहिए कि क्या पढ़ना चाहता है उसको अच्छा से पढ़ाया जाए। किसान है तो किसान की स्वतंत्रता चाहिए कि हाँ कब क्या खेती करना चाहता है। मान लो कि अगर कोई मजदूर है तो मजदूर
को स्वतंत्रता चाहिए कि हाँ उसको मन किया कि हम यहाँ पे काम नहीं करते दूसरा जगह जाएंगे, उसको भी स्वतंत्रता चाहिए। भले कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, उसको आजादी मिलनी चाहिए काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, मतलब हर समय हर चीज के लिए उसको आजादी मिलनी चाहिए। उसी को बोलते हैं समानता। सभी के लिए, मान लो अब क्रिकेट है तो क्रिकेट में जरूरी नहीं है कि अमीर लोग जाके क्रिकेट खेलेंगे, वहां पे गरीब लोग भी जाके क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कला होनी चाहिए, अपने अंदर टैलेंट होनी चाहिए। कोई भी ऐसा चीज हो जिसमें वहां पे जाति धर्म भाषा नहीं देखी जाती है, देखी जानी चाहिए, वही होता है समानता या मौलिक या मानव का अधिकार। काम करने के लिए अधिकार भी होनी चाहिए। मान लो कि हमारे अंदर टैलेंट है तो हम उस काम को करेंगे तो हमको करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, हमको कोई रोकेगा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे मौलिक अधिकार काम नहीं करता। उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं, हम उसके ऊपर हम वकालत कर सकते हैं, मतलब बहुत ऐसा चीज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी समानता का मतलब होता है सबके लिए समान अधिकार होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो या कोई भी भाषा का हो। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रदूषण। तो प्रदूषण से आप लोग भले भांति जानकारी मिला होगा प्रदूषण के बारे में। हम हमेशा हम लोग जानते हैं प्रदूषण है क्या, प्रदूषण प्रदूषण मतलब प्रदूषण कहो मत, प्रदूषण के बारे में तो आप लोगों को अच्छा से पता होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं प्रदूषण है क्या। तो प्रदूषण संतुलन, प्राकृतिक संतुलन को खराब करने वाले दोष है। प्राकृतिक संतुलन प्राकृतिक है क्या, तो प्राकृतिक का मतलब कि जो हम लोग हमें भगवान द्वारा जो हमें भगवानों द्वारा मिला जो सामान है उसमें क्षति होता है। क्षति का मतलब उसमें कुछ नुकसान होता है, तो नुकसान प्रदूषण कहलाता है। कुछ भी नुकसान हो, मान लो वायु में अगर ऑक्सीजन के साथ बहुत सारा गैस मिल गया जिसकी वजह से हम लोग को श्वसन सांस के प्रॉब्लम हो जाती है सांस, तो वो वायु प्रदूषण हो गया। चाहे पानी प्राकृतिक द्वारा पानी मिला है, उस पानी में हम लोग घर में पानी नाले के पानी गिरा देते हैं तो वहां से हम लोगों को जल प्रदूषण हो गया। अगर मान लो कि स्थल प्रदूषण का कुछ मतलब यही है और कुछ भी हम फैलाते रहते हैं, प्लास्टिक कुछ भी फेंक देते हैं जहां मन तहां, तो ये हमारा स्थल प्रदूषण हो गया। तो प्रदूषण है क्या, तो प्राकृतिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन मतलब जो भगवान द्वारा दिया है उसको हम बिगाड़ रहे हैं, उसी को बिगाड़ने का मतलब खराब कर रहे हैं, करने वाले दोष को हम लोग प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण दो तरह का होता है, ऐसे नॉर्मली प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण में बहुत सारे जल की प्रक्रिया जैसे केमिकल मिला दो, बुखार का पानी मिला दो, नली का पानी मिला दो, सब जल प्रदूषण कर ले जाता है, मतलब वजह से हम लोग को आहार नल में प्रॉब्लम होती है। स्थल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण जमीन में हम लोगों को मतलब जहां मन किया जो चीज फेंक दिए, पॉइजन फेंक दिए, बम गिरा दिए, मतलब बहुत सारा कुछ भी हो सकता है स्थल प्रदूषण के अंदर। और वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषण आ जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जैसे ध्वनि प्रदूषण कैसे होगा, जैसे कि मान लो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो उससे हमको ध्वनि प्रदूषण होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं राजतंत्र या प्रजातंत्र। तो राजतंत्र या प्रजातंत्र है क्या, तो देखो राजतंत्र, राज मतलब राजा, तंत्र तो राजा का तंत्र या प्रजातंत्र, राजा पर अधिकार, तो राजतंत्र या प्रजातंत्र के नाम से जैसे इसमें होता क्या है, राजतंत्र या प्रजातंत्र आखिर कहते किसे है, तो राजतंत्र या प्रजातंत्र जो हम लोग शासक वंशानुगत को कहते हैं। अब शासक वंशानुगत है क्या, तो शासक वंशानुगत जो है यह है छोटो कि शासक वंशानुगत मतलब किसी का खानदान बल खानदान, मान लो ओकर बेटा राजा बनल है, अब ओकर बेटा राजा बनल है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बाबू पहले राजा था, उसका बेटा बना, बेटा के बेटा बनेगा, उसी को बोलते हैं वंशानुगत। तो शासक राजतंत्र या प्रजातंत्र का चीज वंशानुगत। और कार्यकाल का चीज होता है इसका, कार्यकाल का मतलब देखो अभी लोकतंत्र जो हम लोगों का है, आगे नीचे हम बताएंगे, जैसे लोकतंत्र जो है हम लोगों का 5 साल के लिए अवधि है, बंद किया तो उसको 5 साल में दूसरा है तो हम चुन लेते हैं, लेकिन राजतंत्र या प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता था। आखिर क्यों, क्योंकि उसका निश्चित नहीं है, उसका निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जब तक लोग जिंदा है तब तक वो करेगा, और जैसे मरेगा तब बेटा राज करेगा, तो यहाँ पे उसका निश्चित नहीं है। इसीलिए राजतंत्र को हटाकर हमारे भारत में अब लोकतंत्र या गणतंत्र का
रूल लग गया है, नियम लगा है, जो कि हम लोगों को 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद यह सब शुरू हो गया। अब गणतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता द्वारा चुना गया। लोकतंत्र क्या है? तो जनता द्वारा चुना गया है। कार्यकाल क्या है? निश्चित है। इसका बांटा गया है कार्यकाल, राज्यसभा के 6 साल, लोकसभा के 5 साल, मतलब इसका कार्यकाल बांट दिया गया है कि हम 5 साल में आपको देखेंगे, आप अच्छा काम करते हो तो सही है, खराब काम करते हो तो हम आपको हटा देंगे, अब आप हम दूसरा सरकार को चुन लेंगे। हाँ, मानते हैं कि हमारा भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो 1947 से लेकर लगभग 1980 तक सिर्फ एक ही पार्टी का सत्ता चली थी, कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी छुड़ा के उस टाइम दूसरा पार्टी नहीं था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल है, मतलब धीरे धीरे पार्टी का भी बहुत सारा पार्टी हो गया है, अलग अलग पार्टी जो लगभग